आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई जो दिल से है वो कहिएगा। और आज एक नए पड़ाव की शुरुआत, आपकी चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ये क्या होता है क्वाड्रिलैटरल्स? इतना बड़ा नाम, अरे देख लेंगे समझ लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रिलैटरल्स का मतलब क्या है, क्वाड्रिलैटरल्स के अलावा बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। बहुत आसान होने वाली है ये क्लास, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन से, ठीक है। एकदम बेस से उठाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा कहीं और पढ़ा दिया जाए ना तो नाम बदल दीजिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बाय द वे, आई होप आप लोग मैथ्स के सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। सर एंजॉय करना है, समझ नहीं आया तो चलेगा, नहीं। अगर आप एंजॉय कर रहे होगे ना तो आपको समझ भी आ रहा होगा, और अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं भैया, ये आज नहीं देखेंगे, ये अगली क्लास में देखेंगे। तो भैया पेन आ जाइए आगे। हाँ, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एवरीथिंग अबाउट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या है, पॉलीगॉन होता क्या है, आया कहां से, सब कुछ जान लेंगे पॉलीगॉन के बारे में। तो चैप्टर का नाम तो क्वाड्रिलैटरल्स है, पॉलीगॉन के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रिलैटरल भी एक तरीके का पॉलीगॉन है, समझ जाओगे, बस बने रहो, एक कहानी चलने वाली है। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन को समझेंगे आज की क्लास में। उसके बाद सवाल जवाब, उसके बाद नहीं, बीच बीच में भी सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। और ये कुछ रह गया था, ये अगली क्लास के लिए छोड़ देंगे। चलिए ये चीज नहीं भूलना है मेरे दोस्त, नहीं भूलना है। जो भी करना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, मूवी बनाना पसंद है, वीडियो बनाना पसंद है, कैमरे के सामने कुछ रिकॉर्ड करना पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, जो भी करना पसंद है वो करो, लेकिन शिद्दत से करो। और उसको करते करते एक बात याद रखो कि गिव अप नहीं करना है बस, गिव अप नहीं करना है बस, ठीक है। ओके बॉस, चलिए क्या यहाँ पे ये टीचर आज कुछ नया पढ़ेंगे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भैया सबसे पहले समझते हैं, 10-15 मिनट कहानी चलने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर्व बबुआ का मतलब क्या होता है? अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। ये क्या मतलब हुआ बताता हूं। कोई भी फिगर जो आप एक प्लेन सरफेस में, जो आप कहां बनाते हो, एक प्लेन सरफेस में। तो प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस से दिमाग में खोपड़िया बोलेंगे जो प्लेन हो, कहने का मतलब जो आपके आजू बाजू वॉल्स होती है वो एक प्लेन सरफेस है, जो आपकी कॉपी का सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है, जिस स्क्रीन पे आप मुझे देख पा रहे हो वो एक प्लेन सरफेस है, एकदम प्लेन फ्लैट सरफेस, ठीक है। कोई भी फिगर जो आप प्लेन सरफेस पे बनाते हो विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल, सर पेंसिल शार्प होना जरूरी है क्या? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो तो और अच्छी बात है। कोई भी फिगर जो आप प्लेन सरफेस पे बनाते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, कहने का मतलब मान लो ये मैं पेन लिया, मैंने पेंसिल लिया, ठीक है, ऐसे बनाना स्टार्ट करा, बहुत बढ़िया, कुछ भी बना, ठीक। इसको मैं एक कर्व बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल है। प्लेन सरफेस पर मैंने कोई फिगर बनाया पेंसिल या पेन की मदद से, और जब मैंने इस फिगर को बनाया तो मैंने पेन को लिफ्ट नहीं करा। सर आपने पेन को लिफ्ट करा, झूठ बोल रहे हो सर। यहां पर जाके आपने पेन को लिफ्ट करा। अरे यार लास्ट में तो लिफ्ट करना पड़ेगा ना, जीवन थोड़ी बता दूंगा यहाँ पे पेंसिल रखे समझ आ रहा है? तो कोई भी फिगर, इस फिगर को बनाने के लिए मैंने पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं करा, प्लेन सरफेस पे बनाया, तो इस फिगर को मैं बोलूंगा कर्व। कुछ और एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये भी एक कर्व कहलाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये भी एक कर्व कहलाएगा। सर ये तो सर्कल है, हाँ सर्कल है, ये कर्व भी है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये भी एक कर्व कहलाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये भी एक कर्व कहलाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये भी एक कर्व कहलाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये भी एक कर्व कहलाएगा। अच्छा मुझे बताओ जरा सोच के बताना कि क्या ये कर्व होगा? क्या ये चीज एक कर्व होगी? 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको बनाते समय, इस डायग्राम को बनाते समय मैंने पेंसिल को उठाया। सर कहां उठाया, जरा ध्यान देना, कहां उठाया? मैंने पहले ऐसा कुछ बनाया, यहां पर रुका। मैंने पहले यहां से स्टार्ट करा, ऐसा कुछ बनाया, यहां पर रुका, पेंसिल उठाई, फिर यहां से स्टार्ट करा, फिर रुका, पेंसिल उठाई, फिर यहां से स्टार्ट करा। तो ये कर्व बनाने के लिए प्लेन सरफेस पे फिगर तो बनाया है, लेकिन इस फिगर को बनाने के लिए मैंने पेंसिल को लिफ्ट कर लिया, इसका मतलब ये एक कर्व नहीं कहलाएगा। ये हुआ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको समझना है टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व के कुछ टाइप्स। ओपन कर्व क्या होता है पहले ये सुनिए। ओपन मतलब खुला हुआ, अच्छा। कर्व तो है, प्लेन सरफेस पे फिगर बनाया विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब कर्व तो है। कैसा कर्व है? दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट, दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या? आप इस डायग्राम को देखिए, मैंने यहां से मान लो बनाना स्टार्ट करा, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। कर्व तो है, क्योंकि बिना पेंसिल को लिफ्ट करे मैंने ये डायग्राम, ये फिगर बनाया है, लेकिन ये ओपन कर्व भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये, और इसका एंडिंग पॉइंट है ये। एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग, मतलब ये ओपन कर्व। एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग, मतलब ये ओपन कर्व। समझ आ रहा है? इस डायग्राम को देखो, मान लो यहां से स्टार्ट करा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ऐसा गया, ऐसा, पेंसिल को लिफ्ट नहीं करा, यहां पर उठाऊंगा भैया, जैसा कि मैंने बताया, जीवन थोड़ी बता दूंगा ना, ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये कर्व तो है, लेकिन इसको ओपन कर्व क्यों बोला? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। क्लियर हो रहा है? पक्का समझ आ रहा है? इसका उल्टा भी बताऊंगा और अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। इसको देखिए भैया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये है, ऐसा स्टार्ट करा, ऐसा खत्म करा, एंडिंग पॉइंट ये। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग, मतलब ये सारे के सारे ओपन कर्व है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, क्लोज्ड कर्व। ओपन का उल्टा क्लोज्ड जनाब। अच्छा क्लोज्ड कर्व क्या होता है सर जी? दिख रहा होगा वैसे।
A curve that begins and ends at the same point. ओपन कर्व का उल्टा. ओपन कर्व में क्या होगा था? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग, लेकिन क्लोज कर्व में क्या होगा? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा. फॉर एग्जांपल भैया ये वाला कर्व देखिए, इसका मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेन पतला करते हैं, जरा देखिएगा. मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए विदाउट लिफ्टिंग द पेन, और वापस वहीं पर आ गए. जहां से स्टार्ट करा वहीं पर आ गए, मतलब इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. क्लियर हुई बात? ओके ओके ओके. इसको देखिए, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करा, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे 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 ऐसे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम. समझ आ रहा है? तो ऐसे कर्व जिनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको मैं क्या बोलता हूं? क्लोज्ड कर्व. यहां पे देखिए, यहां से स्टार्ट करा ऐसे 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 ऐसे, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम. इसको देखो, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन क्लोज कर्व है. देखिए मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट करा, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे गए फिर ऐसे 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 ऐसे, क्या हुआ क्या हुआ? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मिल गए, मतलब फिर से क्लोज कर्व. इसको देखो भैया, यहां से स्टार्ट करा मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये ऐसे गए फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भैया ऐसे, ये क्या हो रहा भैया? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम, मतलब क्लोज्ड कर्व. इसको भी देख सकते हो, मान लो यहां से स्टार्ट करा, कहीं से भी स्टार्ट कर, तो मान लो यहां से स्टार्ट कर, ठीक है, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम. अरे जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर वापस आके लैंड कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे कर्व्स को, ऐसे कर्व्स को मैं क्या बोलता हूं? क्लोज्ड कर्व. अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. अच्छा एक बात तो समझ आई होगी कि ये सिंपल है और क्लोज्ड कर्व मतलब क्लोज्ड कर्व तो होगा, मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व एक क्लोज्ड कर्व तो होगा दोस्तों. क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या? एक ऐसा कर्व जिसको बनाने में एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. सिंपल का मतलब क्या है? देखिए, अ क्लोज्ड कर्व, एक बात तो क्लियर है कि क्लोज्ड कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व होगा, व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट, व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट. इसका मतलब क्या है? एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसको बनाने में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अच्छा भैया क्लोज्ड कर्व तो होगा, क्लोज्ड कर्व तो होगा, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही कर्व्स, कुछ ही क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व है. जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, आप देखिए इस वाले को, इस वाले को, ये क्लोज कर्व है, लेकिन इसको बनाने के लिए कई जगह इंटरसेक्शन हो रहा है. यहां पर हो रहा है, 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 यहां पर हो रहा है. समझ आ रहा है? क्लियर है? मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है. मतलब दोस्तों ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में इंटरसेक्शन हो रहा है. इसको देखिए, यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां इंटरसेक्शन हुआ, मतलब ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व नहीं है. क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है. इसको देखो, इसको बनाने के लिए देखना, यहां से क्या होगा? ये ऐसा गए ऐसा, ये क्या हुआ? ये तो इंटरसेक्शन हुआ, यहां पर इंटरसेक्शन हुआ, मतलब ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है. कौन कौन से सिंपल क्लोज है उसके लिए आप इसको देखिए. यहां से स्टार्ट करा, ऐसे गए फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा. ये एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है. समझ आ रहा है? अगर ये ऐसा होता, मान लो ऐसा और ऐसा आगे निकल जाता, मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो उस केस में ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता. समझ आया? लेकिन अभी ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि इन तीनों को बनाने में कोई इंटरसेक्शन, कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है. तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व का मतलब समझ आ गया होगा. अ क्लोज कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. अब भैया जी पॉलीगॉन का मतलब क्या है? बहुत आसान, फाइनली पॉलीगॉन समझ आएगा. अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोलता कि अ पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज कर्व, तो आप बोलते हैं सिंपल क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, कर्व क्या होता है. लेकिन अब आपको पता है कर्व क्या होता है, ऐसा डायग्राम जो बिना पेंसिल लिफ्ट करे बनाया जाए. क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो. सिंपल क्लोज कर्व मतलब क्या होता है? जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो पॉलीगॉन क्या होगा? एक सिंपल क्लोज कर्व तो होगा ही होगा. फिर से सुनिएगा, पॉलीगॉन मतलब क्या? एक सिंपल क्लोज कर्व तो होगा ही होगा, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है उसको मैं पॉलीगॉन बोलता हूं. अभी एग्जांपल देता हूं, फिलहाल इतना समझो. पॉलीगॉन में पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स, मतलब मेनी साइड्स, मेनी साइड्स. अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, लेकिन ये तीनों सिंपल क्लोज कर्व है. मतलब इन तीनों में से शायद कोई ना कोई पॉलीगॉन हो सकता है. अब कौन सा पॉलीगॉन मैं बताता हूं. इनमें से ये वाला पॉलीगॉन है और ये वाला पॉलीगॉन है. क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. आप देख सकते हो, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां. लाइन सेगमेंट समझते हो ना? सीधी सीधी चीज. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. एक लाइन सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा. सिंपल क्लोज कर्व भी है, लाइन सेगमेंट से बना है, मतलब ये एक पॉलीगॉन भी है. तो मेरे ख्याल से आपको पॉलीगॉन क्लियर हो गया भैया जी. समझ आ गया? चलिए आगे, चलिए भैया आगे चलते हैं. तो बात समझ आ गई, पॉलीगॉन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व. अच्छा खुद ही सोचना, मैं आपको डायरेक्ट पॉलीगॉन की डेफिनेशन बताता कि पॉलीगॉन होता है एक सिंपल क्लोज कर्व. तो आप समझ ही नहीं पाते सिंपल का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब क्या होता है. मैंने आपको सब समझाया. कर्व का मतलब क्या, ओपन कर्व का मतलब क्या, क्लोज कर्व का मतलब क्या, सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या, और पॉलीगॉन का मतलब. ठीक है, अब यार पॉलीगॉन दो तरीके के होते हैं. सुनिएगा, एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, एक होता है क्या, कॉनकेव पॉलीगॉन, और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. डिफरेंस क्या है सुनिएगा. अच्छा बाय द वे ये पॉलीगॉन है कि ये बिल्कुल है. क्यों है? सिंपल क्लोज कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बना है. एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये. बात समझ आई? तो पॉलीगॉन तो है. ठीक है, अच्छा लेकिन ये कॉनकेव भी है. क्यों? अ पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम. मैंने पिछली बार भी समझाया था. मान लीजिए पापा आपको कॉल करते हैं, बेटा कम से कम एक दूध का पैकेट मार्केट से लेकर आना. अब मान लीजिए आप एक भी लेकर नहीं आए तो पापा देंगे जूते चप्पल. ठीक है, अच्छा बट अगर आप दो लेकर आ गए, पापा ने एक बोला, कम से कम एक बोला, कम से कम एक, अगर दो लेकर आ गए तो पापा तुमको नहीं मारेंगे. क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि आप पापा को बोले, पापा आपने बोला कम से कम एक लेकर आना, कम से कम एक. अब कम से कम मतलब क्या, एक तो लाने लाना है बबुआ, एक तो लाने लाना, एक से कम लाए तो मारेंगे, मार पड़ेगी. एक से ज्यादा लिया तो मार नहीं पड़ेगी. समझ आया? मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए. एक से ज्यादा हुआ चलेगा.
मान लो 10 पैकेट ले आए तो भी चलेगा, पापा को बोला, पापा जो आपने बोला था उस हिसाब से चलेगा, फिर भी पापा जूते मारेंगे, 10 कौन लाता है भाई। अच्छा चलिए चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ गए। एटलीस्ट एक एंगल, कम से कम एक एंगल इज मोर देन 180। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। बात समझ आई? जो ये वाला एंगल ना भाई, ये जो होगा ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, लेकिन जो ये वाला एंगल है ये 180 से ज्यादा है। तो कम एक एंगल 180 से ज्यादा हो गया, हो सकता था दो एंगल 180 से ज्यादा हो, बट फिलहाल एक ज्यादा है, तो ऐसे पॉलीगॉन को मैं कॉनकेव पॉलीगॉन बोलता हूं। कैसा पॉलीगॉन बोलता हूं? कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? एबीसीडी एक कॉनकेव पॉलीगॉन है। एंगल बीसीडी आप दिख रहा होगा, एंगल बीसीडी आराम से, बीसीडी, बीसीडी मतलब ये वाला, अंदर वाला दिख रहा, अंदर वाला। ठीक है, इज मोर देन 180 डिग्री। आप इसको नापोगे 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। दूसरा क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसमें क्या होता है सुनिएगा, अ पॉलीगॉन इन व्हिच ईच एंगल, हर एक एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा, ऐसे पॉलीगॉन को मैं क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, ओके ओके। पीक्यूआरएस एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, पीक्यूआरएस एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बाय पॉलीगॉन, अगर कहीं पे पॉलीगॉन लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में, अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन लिखा है, उसका मतलब क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसका मतलब क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आपके सिलेबस में कॉन्केव पॉलीगॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके, आगे चलिए, कुछ और पॉलीगॉन के टाइप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बस कहानी सुनते जाइए, क्वेश्चन तो कर लेंगे बबुआ। ओके ओके, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसा बबुआ जो रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड कर रहा है, उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहूंगा मैं, नहीं मजाक कर रहा हूं। पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। एक ऐसा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब क्या? सिंपल क्लोज कर, सिंपल क्लोज कर, क्लोज कर का मतलब क्या? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए और इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मानते हो कि ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्रायंगल है, अभी बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। फिलहाल ऐसे समझो कि ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, लाइन सेगमेंट से बना है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, पॉलीगॉन बोल दिया। अगर इसके सारे साइड्स इक्वल, मतलब मान लो अगर ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मान लो ये 60, मान लो ये 60 और ये 60, सारे एंगल्स भी इक्वल, सारे साइड्स भी इक्वल, तो ऐसे पॉलीगॉन को मैं रेगुलर बोलूंगा, रेगुलर बोलूंगा। ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है, यहां पे क्या है? ये इक्वल टू ये, सॉरी ये सारे आपस में इक्वल, ऐसे दिख नहीं रहा इक्वल, लेकिन आप ऐसा मान लो, ठीक है, इसको आप मिटा दो, ये इक्वल दिख नहीं रहा मेरे को, तो इसको आप मिटा दो, इसको आप मिटा दीजिए, इसको काले पेन से पोत देते हैं भैया, इसको से पोत देते हैं। ठीक है, अच्छा सर अब कैसा बने? मान लो ऐसा कुछ, अरे बाप रे पेन छोटा हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ। ठीक है, ये इक्वल टू ये, ये इक्वल टू ये, ये इक्वल टू ये, मान लो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये मान लो 90, ये मान लो 90, ये मान लो 90, ये मान लो 90। सब क्लियर होगा, बस सुनते जाओ। सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, तो रेगुलर पॉलीगॉन बोलूंगा। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, वही बनाया गया था एक ऐसा। अच्छा, इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। बाकी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, छोड़ दो बात के लिए। ठीक है, तो कैसा पॉलीगॉन सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन। ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे करेक्ट करके लिखिए इररेगुलर पॉलीगॉन। क्या लिखो? इररेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या? अरे रेगुलर का उल्टा, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल नहीं हो, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल नहीं हो, उसको मैं इररेगुलर पॉलीगॉन बोलूंगा। वही चीज देखिए, जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, कहने का मतलब ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, सारे बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये कैसा पॉलीगॉन हुआ? इररेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? क्लियर है सर? इररेगुलर रेगुलर समझ आ गया। अब क्या करना है? अब पॉलीगॉन तो पढ़ लिया, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कुछ टाइप्स के पॉलीगॉन पढ़ने, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब नाम तो सुना होगा। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन जो 3 लाइन सेगमेंट से बना है उसको मैं ट्रायंगल बोलता हूं। एक ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना है उसको मैं क्वाड्रिलैटरल बोलता हूं। आपको दिख रहा होगा 4 लाइन सेगमेंट से बना है। एक ऐसा पॉलीगॉन जो 5 लाइन सेगमेंट से बना है उसको मैं पेंटागन बोलता हूं। एक ऐसा पॉलीगॉन जो 6 लाइन सेगमेंट से बना है उसको मैं हेक्सागन बोलता हूं। दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। एक ऐसा पॉलीगॉन जो 7 लाइन सेगमेंट से बना है उसको मैं हेप्टागन बोलता हूं। 6 वाले को हेक्सागन, ठीक है, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन, 10 वाले को डेकागन, और इसके आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, आप देख पा रहे हो मतलब 10 लाइन सेगमेंट से बना होगा। अच्छा, लाइन सेगमेंट को हम साइड्स भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन सेगमेंट, 10 साइड से बने हुए पॉलीगॉन को मैं डेकागन बोलूंगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी। अब ये डायगोनल क्या होता है सर जी? बताता हूं। मान लीजिए मैंने क्वाड्रिलैटरल बनाया। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या? एक ऐसा पॉलीगॉन, एक ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना है। क्वाड्रिलैटरल चैप्टर का नाम भी यही है। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ उन शेप्स, उन फिगर्स की बात करेंगे, उन पॉलीगॉन्स की बात करेंगे जो क्वाड्रिलैटरल होगा। ठीक है, आज तो एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक क्वाड्रिलैटरल डायगोनल का मतलब क्या? अपोजिट वर्टाइसेस को जो ज्वाइन करता है, या फिर और अच्छे से बताऊं, जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब क्या सर? कोना। एक वर्टाइसेस ये, एक वर्टाइसेस ये, एक वर्टाइसेस ये, एक वर्टाइसेस ये, ये सब कोने। ठीक है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या? तो एक के बाद एक नहीं आ रही है। कहने का मतलब, मान लो मैंने ये वर्टाइस उठाया, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है, छोड़ दो, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है, छोड़ दो। ठीक है, इसके तुरंत बाद ये नहीं आ रहा है, मतलब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो इसको बोलेंगे नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइस। नॉन कॉन्सिक्यूटिव तो लगातार नहीं आ रहा है, जो एक के बाद नहीं आ रहा है। तो अगर आप नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइस को ज्वाइन करते हो तो उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मतलब क्या? डायगोनल मतलब क्या? लाइन सेगमेंट। याद रखिए, डायगोनल मतलब क्या? लाइन सेगमेंट। याद रखिए, कैसा लाइन सेगमेंट? कौन कौन से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है लाइन सेगमेंट? नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस। क्लियर हुआ? ओके, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा पेंटागन लिया, मैंने कुछ ऐसा पेंटागन लिया, पॉलीगॉन है बिल्कुल है। इसके तुरंत मान लो ये वर्टाइस है, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो, इसको ले लो, इसको ले लो। ठीक है, इसको ज्वाइन करो, ये भी एक डायगोनल, इसको क्या बोलूंगा? डायगोनल। इन दोनों को ज्वाइन करो, ये भी एक डायगोनल। बात समझ आ रही है? और डायगोनल कौन से होंगे? इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसको छोड़ दो, ये कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद ये नहीं आ रहा, मतलब इनको छोड़ दो, तो ये भी क्या हो गया? एक डायगोनल। ये भी क्या हो गया? एक डायगोनल। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। और भी बनेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट
गए होंगे। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है उसको मैं डायगोनल कहता हूं। ये हुआ, एक बार रिपीट करके घर पे तेज चिल्लाएंगे। डायगोनल मतलब मम्मी, एक लाइन सेगमेंट। डायगोनल मतलब पापा, एक लाइन सेगमेंट। डायगोनल मतलब दीदी, एक लाइन सेगमेंट। भैया पूछे कौन सा लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करे। इसके बारे में और बात आगे करेंगे। फिलहाल चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ताकि हम कुछ क्वेश्चंस कर पाए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एंगल का सम, एंगल का सम, एंगल का सम। एंगल तो समझते हैं, एंगल का सम मतलब एंगल को प्लस करके क्या आएगा। कोई भी पॉलीगॉन लिया उसके सारे एंगल्स को प्लस करके क्या आएगा, यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल तो दो तरीके के होते हैं, कौन से जनाब? बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल। अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोला, बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोला। आए तो तू समझ नहीं आ रहा है, बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, पॉलीगॉन है मैं ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। ओके। अच्छा, अंदर वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, समझ में आया? तो इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ है बॉस? क्लियर हुआ है। अब भैया एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या? बाहर वाला एंगल। अच्छा, मान लीजिए ये ट्रायंगल बनाया। ओके सर, अभी थोड़ा बहुत समझ लो, थोड़ा बहुत बाद में समझ लेना। ये बाहर तक ले गया, इसको मैं बाहर तक ले गया, इसको मैं बाहर तक ले गया। ओके सर, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। ये तीनों एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहे हैं, तो इन एंगल्स को मैं क्या बोलूंगा? एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल। तो इन तीनों एंगल को मिलाकर क्या आएगा, इसकी बात करूंगा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल के केस में। अब बाद में करेंगे इस बात, पहले बात करते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का सम क्या होता है। कहने का मतलब, मान लो तीन एंगल लिया, तीन एंगल होते हैं इंटीरियर वाले, इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा, ये तो आप लोग जानते हो। ये तो आप लोग जानते हो, कैसे जानते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो दया, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक पैटर्न नजर आएगा, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम सब जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। तीन साइड होती है और एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। मान लीजिए क्वाड्रिलैटरल लिया, मान लो मैंने क्या लिया, क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल के चार एंगल होते हैं, एक ये और एक ये। इन चारों एंगल को प्लस करूंगा तो क्या आएगा जनाब? पता नहीं, लेकिन पता है वो कैसे। आप दिमाग लगाइए, अगर आप क्वाड्रिलैटरल को, आप ऐसे सोचिएगा, दिमाग लगाइए, खोपड़िया चलाइएगा। अगर आप क्वाड्रिलैटरल को ऐसे बीच में एक ट्रायंगल बना दो तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर जी। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के तो 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब इसका आ गया 180 डिग्री। वैसे ही ये वाले ट्रायंगल का भी एंगल सम आ जाएगा 180 डिग्री। सही बात है। अब भैया बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल मिला के आ रहा है 180, ये वाला एंगल मिला के आ रहा है 180, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा चार साइड का ही होता है क्वाड्रिलैटरल, उसका एंगल सम आएगा 360। बात समझ आया? क्लियर हुआ? अब ध्यान से देख लो क्या बोल रहा हूं, वो सुन। 2 into 180, 2 मतलब क्या? दो ट्रायंगल। 2 मतलब क्या? क्वाड्रिलैटरल को आप दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो। 2 into 180 कह सकता हूं, जिसका आंसर 360 आएगा। या फिर ऐसा भी तो कह सकते हो, साइड सी 4, 4 minus 2 into 180। 2 को मैंने 4 minus 2 लिख दिया, लिख सकता हूं ना। क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम क्या आ रहा है? 2 into 180। 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 4 minus 2। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? देखिए, मान लो कोई फिगर है 5 साइड्स का, 1 2 3 4 5 साइड्स 5। इसका एंगल सम कितना होगा? इसको मिलाकर कितना आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना सर, इसको आप तीन ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मतलब 3 into 180, मतलब 3 into 180। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो? साइड से 5 minus 2 into 180। 3 को आप लिख सकते हो 5 minus 2। क्या ये बात समझ आई? एक और देखिए, मान लीजिए 6 साइड्स, जिसको मैं हेक्सागन बोलता हूं, उसका एंगल सम निकालना है। तो हेक्सागन को आप चार ट्रायंगल्स में ब्रेक कर सकते हो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। मतलब एंगल सम क्या हो गया? 4 into 180, क्योंकि चार ट्रायंगल्स है, हर ट्रायंगल का 180, तो चार ट्रायंगल्स का 4 into 180। ठीक है, ओके। अब 4 को क्या लिख सकते हैं? सुनिएगा, जितनी इसकी साइड्स है -2, जितनी इसकी साइड्स है -2। आप देख लो, यहां पे भी साइड्स -2, यहां पे भी साइड्स -2। 6 minus 2 into 180। आप समझ पा रहे हो ना? देखो सब कुछ बोलो, लंबी सांस लो, फिर से सुनो। 4 into 180 को मैं 6 minus 2 into 180 लिख सकता हूं। अरे बोल लो, हाँ बोल रहा, बहुत बढ़िया। और कितना देखूं? नहीं, गुस्सा नहीं करो, बता रहा हूं। आप लोग यहां से क्या सीखे वो देखिए। हम ये सीखे सर कि कोई भी पॉलीगॉन होगा, मान लो n साइड्स का। कितने साइड्स का? n साइड्स का। सर n मतलब क्या हो सकता है? दो साइड्स से तो पॉलीगॉन बनता ही है। 3 साइड का पॉलीगॉन ट्रायंगल, 4 साइड का पॉलीगॉन क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड का पॉलीगॉन पेंटागन। सबका एंगल सम देखा हम लोगों ने। सबका एंगल सम कैसा था? जितनी उनकी साइड है -2 मल्टीप्लाइड बाय 180। अरे यही तो था, देखिए ना, जितनी उनकी साइड्स है -2 मल्टीप्लाइड बाय 180, जितनी उनकी साइड्स है -2 मल्टीप्लाइड बाय 180, जितनी उसकी साइड्स है -2 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी पॉलीगॉन हो, मान लो n साइड्स का, तो इसका एंगल सम क्या आएगा? इंटीरियर एंगल का। इसके इंटीरियर एंगल का अगर आपको सम निकालना है तो क्या आएगा? सुनिएगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री होता है फॉर्मूला। एग्जांपल, मान लीजिए कोई पॉलीगॉन है 10 साइड का, जिसका हमको नाम पता है डेकागन होता है। क्या होता है डेकागन? डेकागन के सारे एंगल मिलाकर कितना आता होगा? इजी है, डेकागन मतलब 10 साइड, यहां पे 10, 10-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कोई भी डेकागन होगा, उसके सारे एंगल इंटीरियर एंगल को प्लस करके क्या आएगा पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। सर इतनी सारी बात बताई क्यों? ताकि आप ये फॉर्मूला समझ पाओ। एक पैटर्न बन रहा है, उस पॉलीगॉन में जितनी साइड्स है -2 मल्टीप्लाइड बाय 180, उस पॉलीगॉन में जितनी साइड्स है -2 मल्टीप्लाइड बाय 180। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। सर याद रखिए क्या करें? अरे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है सर, फाइंड द एंगल मेजर x। क्या निकालना है? x निकालना है। अच्छा, x ये रहा। अब कैसा पॉलीगॉन है? कितने साइड्स का है? 1 2 3 4, चार साइड्स का पॉलीगॉन। मतलब फॉर्मूला क्या? 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री इसका होगा एंगल सम। इसका क्या होगा? एंगल सम। अच्छा सर, अच्छा, बाकी क्वाड्रिलैटरल का आप याद भी रख लो, 360 डिग्री आता है, विश्वास ना हो तो कर लो। 4 - 2 होता है 2 into 180, कितना हो गया? 360 डिग्री। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर वाले सारे एंगल मिलाकर कितना आएगा? 360 डिग्री। ओके, अच्छा, हमें x निकालना है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? देखो
देखो मैं समझ सकता हूँ 60 प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 110 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सीधी सी बात है। अरे अंदर वाले ये चार ही एंगल्स हैं, चारों एंगल को मिलाकर 360 आना चाहिए बॉस, चारों एंगल को मिलाकर 360 आना चाहिए बॉस, बिल्कुल आना चाहिए। तीन एंगल ये हुए, चौथा एंगल निकल जाएगा जो कि एक्स है। अब सर ये कैसे निकाले? दूसरा चैप्टर में बताया है मैंने वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। 60 प्लस 120 आ गया 180 प्लस एक्स प्लस 110 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया? एक्स प्लस 10 इधर गया 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 360 माइनस 290, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बुआ? 70 डिग्री। बात क्लियर हुई? समझ आया? पक्का? आप देख पा रहे हो एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से ये क्वेश्चन मैंने कैसे निपटाया? समझ गए होगे? एक और क्वेश्चन करा जाए, एक और क्वेश्चन करा जाए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है। अभी हमने पहला पार्ट करा, ठीक है? एक्स निकालना है, ये दोनों एक्स निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा शेप है? कैसा शेप है? एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 साइड्स का, मतलब 5 साइड्स का लाइन सेगमेंट है, 5 साइड्स का। ठीक है, 5 साइड है, बहुत सही। 5 साइड है तो एंगल सम कितना होगा? 5 साइड है तो एंगल सम कितना होगा? एंगल सम होगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, मतलब ये आ गया 540 डिग्री। मतलब ये पांचों एंगल, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और कौन सा? ये वाला और ये वाला एंगल मिला के आएगा 180 डिग्री। तो बात तो सही, बात तो सही। लेकिन सर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स निकालने के लिए ये अंदर वाले दो तो पता होना चाहिए ना। ये तो पता ही नहीं है, बल्कि हमें बाहर वाले पता है। बल्कि हमें क्या पता है? बाहर वाले पता है। तो अंदर वाले कैसे निकाले? अब ये बात आप लोगों ने बचपन में सीखा है, पर नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, अभी आप याद कर सकते हो। सुनिएगा, ये वाला और ये वाला फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। ये वाला और ये वाला एंगल मिलाकर आएगा 180 डिग्री। क्या आएगा? 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, मान लो इस एंगल को मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क प्लस 60 मिलाकर आना चाहिए 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होता है? एलपी मतलब लीनियर पेयर। बाप रे बाप, ये क्या है? भूल जाओ, फिलहाल के लिए आप क्या समझ सकते हो, इन दोनों एंगल को मिलाकर आएगा 180। तो ये तो ऑटोमेटिकली 60 है, ये ऑटोमेटिकली 60 है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या जाएगी? 180 माइनस 60। अरे क्वेश्चन मार्क को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, ठीक है? और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 120 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री। वैसे वैसे ये वाला एंगल कैसा आएगा? ये वाला एंगल कैसा आएगा? देखो सेम चीज, ये वाला और ये वाला, इसको मैं कलर देता हूं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ब्लू से नहीं येलो से करते हैं। ये वाला एंगल मिलाकर कितना आएगा? 180। तो पर्पल प्लस येलो मिलाकर आना चाहिए 180। फिर से सुनिए, पर्पल प्लस येलो मिलाकर आना चाहिए 180 डिग्री बॉस। ओके सर, ओके। तो पर्पल निकालना है, येलो पता है कितना? 50 इज इक्वल टू 180। तो पर्पल की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। बहुत बढ़िया, 130 डिग्री आ गया। कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया? 130 डिग्री। अंदर वाले बचे हुए एंगल्स आ गए। अब क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकता हूं 50 डिग्री प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 130 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 540 डिग्री। अंदर वाला ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिलाकर कितना आएगा? 540 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 50 प्लस 120 प्लस 130 कितना होता है? ये होता है 300। ये होता है 300 इज इक्वल टू 540। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 540 माइनस 300। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 240 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। सर इतनी जल्दी आपने सॉल्व कैसे कर दिया? कुछ पल्ले नहीं पड़ा? पड़ा होगा पल्ले, पड़ा होगा। सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। सेकंड चैप्टर जिसने देखा उसको ये हलवा लग रहा होगा, और हलवा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएगा हलवा है सर, हलवा है। ठीक ठीक, ओके, चलिए भैया आगे चलते, आगे चलते। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके सर, किसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखना है? फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलैटरल की, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलैटरल की। अच्छा देखिए, मान लीजिए मैंने क्वाड्रिलैटरल लिया, मतलब क्वाड्रिलैटरल के लिए मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, वैसे आप सबके लिए प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने क्वाड्रिलैटरल बनाया, सुनिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल मतलब अभी तो मैंने देखा कि अंदर वाले एंगल को मिलाकर कितना आएगा टोटल। अब मैं देख रहा हूं बाहर वाले एंगल को मिलाकर कितना आएगा टोटल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर कितना आएगा? ओके ओके, जरा देखिए जरा देखिए जरा देखिए। मान लीजिए मैं इसका अंदर वाला, मान लीजिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। बाहर वाले एंगल मिलाकर आएगा 360 डिग्री, बाहर वाले एंगल को मिलाकर आएगा 360 डिग्री। याद रखना चाहो तो याद रख लो। कोई भी पॉलीगॉन ले लो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, क्वाड्रिलैटरल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी शेप हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आएगा, याद कर लीजिए। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं क्वाड्रिलैटरल के लिए 360 आखिर आता कैसे है। देखिए जनाब, देखिए, मान लीजिए मैं इसको x बोल रहा हूं, मान लीजिए अंदर वाले एंगल को मैं y बोल रहा हूं, मान लीजिए ये अंदर वाले को मैं z बोल रहा हूं, मान लीजिए ये अंदर वाले को मैं p बोल रहा हूं। तो अब एक बात आपको समझ आती होगी कि अगर ये y है, आपको अभी मैंने बताया ये दोनों एंगल मिलाकर 180 होगा। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो अगर ये y है तो ये 180 माइनस y होगा, अगर ये z है तो ये 180 माइनस z होगा। आप ऐसे सोच सकते हो, मम्मी एक है बच्चे दो है, मम्मी एक है बच्चे दो है, मम्मी के पास टोटल 180 रुपीज है, एक बच्चे को इतना दे दिया तो दूसरे बच्चे को बचा हुआ देना पड़ेगा। बचा हुआ कितना? मान लीजिए इसको 20 रुपए दे दिया तो इसको कितना देंगे? 180 माइनस 20। अगर इसको 40 दे दिया ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40। अगर इसको p दे दिया तो ये हो जाएगा 180 माइनस p। एक बच्चे को x दे दिया तो ये हो जाएगा 180 माइनस x। बात समझ आई? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई सर, बिल्कुल आई, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझ आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, x प्लस y प्लस z प्लस p अंदर वाले एंगल मिलाकर तो पक्के से 180 सॉरी 180 360, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। हमें क्या निकालना है? बाहर वाले एंगल का सम। अच्छा, बाहर वाला एंगल मतलब 180 माइनस y प्लस 180 माइनस z प्लस 180 माइनस p प्लस 180 माइनस x। इन सबको मिलाकर कितना आएगा ये पता करना है। अभी करते 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180
ये हो जाएगा 720। ओके, माइनस वाई माइनस जेड माइनस पी माइनस एक्स कितना आएगा आखिर ये पता करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन चारों से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, इन चारों से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आएगा, लेकिन कैसे ये मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो इन चारों से मैं अगर माइनस बाहर निकालूं कितना बचेगा 720, माइनस बाहर निकाला तो ये y प्लस जेड प्लस पी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा पता करना, कितना आएगा पता करना। ओके ओके, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी तो 360 है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी तो 360 है। एक बार और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी तो पक्के से 360 है, ये मुझे पता है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी 360 है। यहां पे लिख सकता हूं कैसा, 720 माइनस 360 कितना आ गया, ये पता करना कितना आएगा, ये आ गया 360। 720 माइनस 360 होता है 360। लीजिए भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 360। और ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी जिनको नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है ये समझना, एग्जाम में नहीं आएगा। आपको क्या रखना है, कोई भी शेप ले लो, कोई भी शेप ले लो, उसके इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला फिर से बता देते हैं, उसके इंटीरियर एंगल का सम, उसके इंटीरियर एंगल का सम फॉर्मूला क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। और कोई भी पॉलीगॉन ले लो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, हमेशा 360 डिग्री, कोई फॉर्मूला नहीं, हमेशा 360 डिग्री। बस ये दो बातें आपको याद रखनी। ऑलराइट, चलिए भैया आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन किस लिए बाबू भैया, ये बाबूलाल का स्टाइल है। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार दो फॉर्मूले बताना भूल गया, हाँ ये दो फॉर्मूले देखिए, ठीक है। अच्छा हम कौन से पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे। भैया रेगुलर की याद रखिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन की बात चल रही है। रेगुलर मतलब क्या, जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा फॉर्मूला क्या फॉर्मूला क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल, फिर से देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, दो और फॉर्मूले दे रहा हूं आपको मैं रेगुलर पॉलीगॉन के केस में। रेगुलर पॉलीगॉन समझते हो, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 होगा, लेकिन हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला यार, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 पक्के से 360 आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले 1 कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 4 कितना आएगा, उसका फॉर्मूला क्या, 360 अपॉन n क्या, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या, नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगॉन की। अब इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला तो आपको पता है, n-2 इंटू 180। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा, हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या बात समझ आई। अब क्वेश्चन कैसे करने वो देखिए, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए सर क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझ आएगा। डोंट वरी व्हेन दिस सर इज हियर बाय टू पेयर। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या बोल रहे हैं, ईच, हर एक एक्सटीरियर एंगल, हर एक बाहर वाला एंगल कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्मूला तो पता है, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड्स। कहने का मतलब कोई पॉलीगॉन होगा जिसके 8 साइड्स हैं, कोई पॉलीगॉन होगा जिसके कितने साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ये पूछ रहे हैं। फॉर्मूला हमको पता, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बाय n डिग्री। कितना फॉर्मूला होता है, 360 बाय n डिग्री। अब ये n क्या है, 360, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 डिग्री। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 8 4 32, 8 5 40। मतलब अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है 8 साइड्स का, रेगुलर पॉलीगॉन एक बार और बता दोगे क्या, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उस पॉलीगॉन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 45 45 45 45 45। समझ आया, क्लियर हुआ। अच्छा 9 साइड्स का कुछ होगा तो, कुछ 9 साइड्स का होगा तो बहुत इजी, हर एक एक्सटीरियर एंगल लिखते जाओ। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, हर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n डिग्री। तो कितना आ गया ये, 360 अपॉन n कितना है, 9, यहां पे लिखा 9 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। मतलब अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन हुआ इतने साइड्स का, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री। समझ आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है देखिए। इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या पॉसिबल है एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन होना जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 25 डिग्री, इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 25 डिग्री। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, कोई पॉलीगॉन होगा रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब क्या, साइड्स और एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। क्या ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसका हर एक, मतलब जिसका बाहर वाला एंगल 25 डिग्री हो, ये कैसे पता करें, बताता हूं। देखो हमको फॉर्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल देखना, ईच एक्सटीरियर एंगल का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 360 बाय n डिग्री। हां सर, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 25 डिग्री हो सकता है क्या, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं 25 डिग्री, जरा लिख के देखते हैं 25 डिग्री। मैंने मान लिया कि हो सकता है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल मुझे दिया 25, मैंने डाला 25। समझ आ रहा है, ठीक है, यहां पे 360 बाय n। अच्छा अब इस n की वैल्यू निकालो, n जाएगा ऊपर, 25 जाएगा नीचे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 360 अपॉन n, 360 अपॉन 25। जरा इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू पता करो। सर कर क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा ना। 5 5 जा, ओ भाई घिरे पेन कहां से आ गया, ओ भाई 5 5 जा, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 10। अच्छा कितना आ रहा है, n की वैल्यू आ रही है 72 डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू एक डेसिमल में आएगी, n की वैल्यू डेसिमल आएगी, पॉइंट में आएगी। ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। क्यों, क्योंकि 72 से 5 पूरा डिवाइड नहीं होता, सॉरी 5 से 72 पूरा डिवाइड नहीं होता, 5 के टेबल में 72 आता ही नहीं है, मतलब कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। अब खुद सोचो, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कभी डेसिमल में आ सकती है, नंबर ऑफ साइड्स कभी डेसिमल में आ सकती है। आप ऐसे सोचो ना, अगर आपसे पूछा आपके सोसाइटी में, आपके कॉलोनी में, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कोई बोले 3.2 लोग रहते हैं, इसका मतलब 3.2 लोग कैसे हो सकते हैं यार, या तो 3 लोग होंगे, या तो 4 लोग होंगे, या तो 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे। नेचुरल नंबर आएगा ना आंसर, जो आंसर आप दोगे वो एक नेचुरल नंबर होगा, या होल नंबर भी हो सकता है, मान लो 0 लोग हैं,
समझ आ रहा है? ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा। यार डेसिमल में तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही कोई भी पॉलीगॉन है उसमें या तो एक साइड होगी, दो साइड होगी, तीन साइड होगी, चार साइड होगी, पांच होगी, छह होगी। डेसिमल में कैसे साइड्स हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखो यहाँ पे? n इज इक्वल टू डेसिमल इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ साइड्स कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, इज नॉट पॉसिबल। लेकिन 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 n की वैल्यू तो डेसिमल में आ रही है, n की वैल्यू तो डेसिमल में आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहां पर 25 डिग्री मान के चला। मैंने माना कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 25 है, लेकिन ये गलत है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई भी पॉलीगॉन ऐसा नहीं होगा, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा नहीं होगा इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 25 हो। क्यों? क्योंकि उस केस में n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। एक बार और, एक बार और, एक बार और। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 25 हो। क्यों? क्योंकि अगर 25 हो गया इसका मतलब n की वैल्यू डेसिमल, लेकिन n की वैल्यू तो डेसिमल हो ही नहीं सकती। n की वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती, मतलब एक्सटीरियर एंगल ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। वैसे सेम क्वेश्चन क्या पूछे? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 45? आराम से पहले रीड करो, आराम से पहले रीड करो, फिर से। क्या ऐसा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन बनाना? क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 45 हो? ये कैसे करेंगे? वही चीज, n निकालकर। लेकिन n वाला फार्मूला तो एक ही है, वो फार्मूला कौन सा है? ये वाला देखो, 360 अपॉन n ईच एक्सटीरियर एंगल। ये फार्मूला तो लिखते हैं, इसको जरा लिखते हैं, पहले सुनिएगा ध्यान से, इसको जरा लिखते हैं। हमको एक ही फार्मूला पता है, ठीक है? सुनिएगा, हमको एक ही फार्मूला पता है, दैट इज क्या? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n डिग्री। दोस्तों समझ आ रहा है? ठीक है। लेकिन सर n निकालने के लिए, अरे हमें n निकालना है सर, n क्यों निकालना है? क्योंकि n ही हमें बताएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर n डेसिमल में आ रहा है मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर n एक होल नंबर, या फिर ऐसा कहूं एक नेचुरल नंबर आ रहा है मतलब पॉसिबल है। ठीक है। वैसे सच बताऊं तो n एक होल नंबर भी नहीं आ सकता। होल नंबर मतलब क्या? जीरो, वो जीरो है ना, जीरो साइड्स में तो पॉलीगॉन ही नहीं बनेगा। समझ आया? ठीक है, भूल जा। हाँ सुनिए, बैक टू वर्क। n निकालना है, n निकालने के लिए हर एक एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। बात तो सही, लेकिन मुझे तो हर एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे हर एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। बात तो सही, कितना? 45 डिग्री। तो हर एक इंटीरियर एंगल दिया है, लेकिन हर एक एक्सटीरियर एंगल जानना है मुझे। तो बहुत आसान है, एक और फॉर्मूला आपके पास, एक और फॉर्मूला कहां लिखा था? ये लिखा था, मुझे हर एक इंटीरियर एंगल दिया, मुझे हर एक एक्सटीरियर एंगल जानना है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। जरा देखिए आराम से ईच इंटीरियर, आराम से ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि हर एक एक्सटीरियर एंगल जानना है, पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल पता है। हर एक इंटीरियर एंगल कितना? 45, यहां पे रखा 45, यहां पे लिखा 180। हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल ई लिखो, ठीक है? ई लिखो। ये निकालना है, बहुत अच्छे, ये निकालना है। मैंने क्या करा? इसको इधर भेजा, तो ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया ई। ये इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 45। अब समझ लो ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। कितना आ गया? ई। हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 180 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 135। लेकिन ये निकालना क्यों था? ताकि मैं इस फॉर्मूले में पटक सकूं। अब पटकता हूं, जरा देखिएगा। ई एक्सटीरियर एंगल आ रहा है 135, यहां पे लिखा 135 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। वैल्यू निकालता हूं इनकी, तो ये आ गया n, ये आ गया 360 अपॉन 135। सॉल्व करिए इसको, आप इसको सॉल्व करिए। 5 2 जा 3 बचा, 5 7 जा, ठीक है? 5 7 जा 1 बचा, 5 2 जा। आप देख पा रहे होगे 72 अपॉन 27, ये भी एक डेसिमल वैल्यू आएगी, ये भी एक डेसिमल में आंसर आएगा। क्यों? 27 की टेबल में 72 नहीं आता, 27 की टेबल में 72 नहीं आता है। इसका मतलब क्या? n एक डेसिमल जो कि हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कैसे हो सकती है दोस्तों? नहीं हो सकती। लेकिन क्यों हुई? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 135 आया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, 135 एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि इंटीरियर एंगल 45 दिया था। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब क्या कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है, हो सकता है इसका इंटीरियर एंगल, इसका हर एक इंटीरियर एंगल 45 हो? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? नो। आपको बात समझ आ रही है? आपको बात, देखो इजी है यार, इजी है बॉस। थोड़ा सा अगर डर लगे तो इस पेज पर वापस जाना, क्या देखना, गिव अप नहीं करना है, बन जाएगा यार। जरा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। क्या निकालना? ईच इंटीरियर एंगल। तो जैसे मतलब चैट बॉक्स का आंसर छोड़ के जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे बता के जाएगा, फर्क पड़ता है।